मैंने विराट के साथ भी ऑलमोस्ट 2 साल प्रैक्टिस किया है। टीवी पर हम लोग क्रिकेट देखते थे, सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते थे। तो काफ़ी सारी इंजरीज़ के चलते मेरा लिगामेंट टियर हुआ और उसके बाद मेरा फिर एंकल ट्विस्ट हुआ रणजी ट्रॉफी कैंप से पहले। स्पोर्ट आप खेल रहे हो, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई अदर भी स्पोर्ट्स भी हो, तो वो स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टैलेंट होता है वो भी अगर सही तरीके से डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस को या एकेडमी को स्टार्ट करने के लिए। मैंने 3 साल दिल्ली के राजकुमार शर्मा सर, जो कि विराट कोहली के कोच हैं, जहाँ पे विराट कोहली ने भी प्रैक्टिस की है, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी। 3 साल मैंने वहाँ पर भी प्रैक्टिस की जब मैं अंडर-19 इंडियन रेलवेज के लिए सिलेक्ट हुआ था। यंग टैलेंट सबसे पहले डैश को अंडर एस्टिमेट करता है। एज अ क्रिकेट एकेडमी ओनर अभी आप लीग भी मैनेज कर रहे थे, अगर मैं इन सारी चीजों को हटा दूं, देन हु इज सचिन कुमार तोमर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैन भाई, आपने अपने नॉट स्टेपिक पोस्टकार्ड पर हमें इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन कुमार तोमर एक फर्स्ट फेज की बात करें तो एक प्लेयर रहा है, उसके बाद एक क्रिकेट कोच है, देन उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि सफल जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उनके हम लोग ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा जाएंगे आपके प्लेयर वाली जर्नी पे। कब से स्टार्ट करा खेलना, कैसे मोटिवेशन आया कि क्रिकेट ही खेलना है, और क्या क्या वहाँ चैलेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी वहाँ? स्टार्टिंग फेज में ये 2005-2006 की बात है, जब मैं मेरठ में स्टडी कर रहा था। तो मेरी जब स्टडीज चल रही थी तो टीवी पर हम लोग क्रिकेट देखते थे, सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखते थे, और भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर थे जिनको हम लोग देख के बड़े हुए हैं। उन्हीं को देख के ही हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी इस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उनको देख के फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया अपना प्रोफेशनल। देन उसके बाद फिर मैं मेरठ से मुरादाबाद आया। मुरादाबाद में मैंने रेलवे स्टेडियम में जो क्रिकेट अकेडमी थी, रेलवे क्रिकेट अकेडमी के नाम से, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो 2006 से मैं एज ए प्रोफेशनल मैं ट्रेनिंग कर रहा था रेलवे स्टेडियम। और क्या क्या फेजेस होते हैं जब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई नया लड़का है, जो वैसे तो बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे कि यहाँ से इस अकेडमी में जा सकते हो, ये क्लब क्रिकेट खेल सकते हैं, फिर स्कूल क्रिकेट होता है, कॉलेज क्रिकेट होता है, लेकिन जब आपने स्टार्ट करा था तो क्या फेजेस होते थे, कैसे स्टार्ट करना पड़ता था किसी को क्रिकेट खेलना? अगर 2006 की मैं बात करूं तो 2006 में जो क्रिकेट का ईरा था, तो उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। स्पेशली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मैं बेसिकली मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इतनी फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ट्रायल के लिए डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट से, जोन से, फिर देन स्टेट के लिए कानपुर जाना पड़ता था। एंड रेलवेज के लिए, क्योंकि मैं रेलवे से बिलोंग करता था, तो हमारे ट्रायल नई दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में, जो इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ पर हुआ करते थे। बट फैसिलिटीज का अभाव स्टार्टिंग से ही मुरादाबाद में रहा है, सो उसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई। बट सभी चीज़ों को मैनेज एज ए प्लेयर करना पड़ता है। वही चीज आपको, जो स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई अदर भी स्पोर्ट भी हो, तो वो स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है कि आपको उन डिफिकल्टीज से कैसे आपको स्ट्रांग लेवल पे कम्पीट करना है। ओके, तो जैसे आपने बताया जब तक आप प्लेयर थे तब तक आपने खेला अच्छे से, उसके बाद फिर ये एकेडमी का कैसे आया? मतलब ये सारी जो ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट थे इन चीज़ों के कि ये फैसिलिटीज़ नहीं है या ट्रायल नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद ऐसा कुछ आया एकेडमी का, या कुछ और आपका विजन था एकेडमी खोलने के पीछे? अकेडमी खोलने के पीछे मेरा रीजन यही था कि 2006 से लेकर 2018 तक मैंने जितना भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, जैसे जूनियर लेवल पर, सीनियर लेवल पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट काफ़ी सारी एक मेजर इश्यूज रहते हैं हर प्लेयर के कैरियर में, जिसे इंजरी हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी इंजरीज के चलते मेरा लिगामेंट टियर हुआ, और उसके बाद मेरा फिर एंकल ट्विस्ट हुआ रणजी ट्रॉफी कैंप से पहले। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगी, एंड एक एज फैक्टर भी होता है हर क्रिकेट के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस एज पे आके उस चीज़ को स्टॉप कर सके। अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने 2017 से मुझे लगा कि, तो वही चीज़ें उसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि हम लोग एक एकेडमी बनाएंगे। जो फैसिलिटीज 2006 में मुझे महसूस हुई कि जो मुरादाबाद में नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी क्रिकेट अकेडमी के बारे में सोचा, और हम लोगों ने 2019 में अपनी क्रिकेट अकेडमी की फर्स्ट साई क्रिकेट अकेडमी के नाम से लॉन्च की, जो कि आज का केजी के डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में संचालित है, और ऑलमोस्ट सक्सेसफुली हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुली हम लोग उसको संचालित कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने स्टार्ट करा था तो जैसे फॉर एग्जांपल आप भी एज अ प्लेयर अकेडमीज में खेले हो, तो वहाँ से कुछ लर्निंग मिली या बहुत लोगों से आपने राय ली? मतलब कैसे स्टार्ट करा अकेडमी का जो डिसीजन था, कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फेजेस में आपने चीज़ें करी, जैसे
ग्राउंड ऑन बोर्ड करना होता है, फिर कोचेस भी लेके आने पड़ते हैं, फिर टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद मार्केटिंग भी करनी पड़ती है ताकि लोग आए उस अकेडमी में। वो चीज़ें कैसे करी आपने? देखिए, अकेडमी के लिए खोलने या ओपन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपने करियर में जो एक्सपीरियंस गेन किया होता है। मैंने एक्सपीरियंस गेन हमारे जो यूपी के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स थे उनसे लिया। देन उसके बाद मैंने 3 साल दिल्ली के राजकुमार शर्मा सर जो कि विराट कोहली के कोच हैं, जहाँ पे विराट कोहली ने भी प्रैक्टिस की है, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी। 3 साल मैंने वहाँ पर भी प्रैक्टिस की जब मैं अंडर 19 इंडियन रेलवेज़ के लिए सिलेक्ट हुआ था। देन उस समय मुझे वहाँ पर भी काफ़ी सीखने को मिला। मैंने विराट के साथ भी ऑलमोस्ट 2 साल प्रैक्टिस किया है। तो उसके बाद और भी हमारे रेलवेज़ के कोच हैं, जसविंदर सिंह हमारे रेलवेज़ के कोच हैं, इंडिया के जाने-माने नाम हैं और लखनऊ से हमारे यूपी के यूसुफ अली सर हैं। उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हमारे और भी कोच हैं बाकी तो आपको जब लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है तो देखिए लर्निंग तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। चाहे आपसे एज में कोई छोटा प्लेयर है या आपसे एज में कोई बड़ा सीनियर है, तो आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और वही चीज़ आपको आगे चल के आप खुद भी बिज़नेस स्टार्ट करो या सेम फील्ड से बिज़नेस क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, अगर आपको उसी फील्ड में आगे जाना है। ओके। तो जैसे एकेडमी आपने ओपन करी, तो स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस आए जब आपने स्टार्ट करी कि बच्चे आ रहे थे या स्टार्टिंग से ही आने लगे थे अपने आप? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिज़नेस को या एकेडमी को स्टार्ट करने के लिए। जैसे हमने एकेडमी स्टार्ट करी तो सबसे पहला जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ था वो ग्राउंड सर्च करना था। फिर क्योंकि आपके पास अगर अकेडमीज़ आप ओपन भी कर लेंगे, नेट्स फैसिलिटीज़ भी आप दे देंगे, बट प्लेयर्स के पास अगर ग्राउंड ही नहीं होगा, तो फिर प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज़ उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो ग्राउंड सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है और फुल साइज़ का ग्राउंड मिलना मुरादाबाद जैसे शहर में बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। बट हम लोगों ने कोशिश की और क्योंकि मेरा पुराना रिलेशन रहा है केजी के डिग्री कॉलेज से, मैं वहीं से यूनिवर्सिटीज़ मैंने रिप्रेज़ेंट की है, मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया उस चीज़ में एंड देन हम लोगों ने वहाँ पे 2019 में अपनी एकेडमी स्टार्ट की। अगर किसी ग्राउंड को हमें फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज को अप्रोच करा कि एग्जैक्टली कि वो आपका अपना ग्राउंड आपको एकेडमी चलाने के लिए दे, तो क्या एक प्रोसीजर करना चाहिए किसी को? क्या होता है इसका एक प्रोसीजर? किसी भी कॉलेज के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पास अगर अपना ग्राउंड है, तो फर्स्ट तो उनकी इंटेंशन होना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ग्राउंड तो केजी के डिग्री कॉलेज का अभी भी उन्हीं का ही है। हम लोग सिर्फ एज ए वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को हम मुरादाबाद की अच्छा ट्रेन कर पाएँ और आगे उनका सिलेक्शंस हो जिसमें मुरादाबाद का भी जो है नाम आगे जाए और हमारी एकेडमी का भी जाए, कॉलेज का भी हमारे नाम जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ने हमें सपोर्ट किया है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने, हमारे जो स्पोर्ट्स एचओडी हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने कॉलेज के जो हमारे एक महत्वपूर्ण अंग हैं मिस्टर अजय कपूर सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया और हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, मतलब जिस भी कॉलेज के पास जा रहे हैं सबसे पहले तो उसका ही इंटरेस्ट होना चाहिए उस स्पोर्ट में। ओके, और फिर उसके बाद जब आपने ग्राउंड ऑन बोर्ड कर लिया, फिर बच्चों को कैसे पता चला कि यहाँ अकेडमी है, या आपने केजी के थ्रू कुछ मार्केटिंग का कुछ करा? कैसे, मतलब कैसे पता चला बच्चों को? देखिए, बच्चों को स्पोर्ट्स आजकल इतना उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है स्पोर्ट्स में एज़ ए क्रिकेट को लेके कि आप अकेडमी या कहीं पर भी आप अगर बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल ही जाता है कि यहाँ पर अकेडमी चल रही है। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपके शहर में रेपुटेशन कैसी है, आपका नाम कैसा है, फिर आप किस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, या आप खुद से कर रहे हैं या आप खुद से नहीं कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जो एजुकेटर हैं, जो कोच हैं, वो किस लेवल पर खेले हुए हैं या खेले हुए नहीं हुए हैं, तो उनका कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद फिर हमने एकेडमी जब स्टार्ट की थी तो हमारे पास स्टार्टिंग में 5 बच्चे थे केवल। हम लोगों ने 5 बच्चों के साथ अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी और राइट नाउ हमारे पास आज की डेट में 75 बच्चे। ओके, जो रेगुलर आपके अभी क्रिकेट खेल रहे हैं एकेडमी में? रेगुलर एडिशन तो हमारे पास मोर देन 100 है, बट जो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ प्लेयर्स आते हैं वो अराउंड 60 टू 65 प्लेयर हमारे डेली रेगुलर प्रैक्टिस पे आते हैं। ओके, जैसे आजकल ना काफ़ी पेरेंट्स को लगता है कि जैसे अपॉर्चुनिटी तो हुई है बहुत ज़्यादा कि आईपीएल आ गया है, ठीक है? अभी लोकली इतनी लीग्स होती हैं, उसके अलावा स्टेट लीग्स हो गई हैं, तो बहुत सारी लीग्स तो आ गई हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का एक थोड़ा अनसर्टेन चीज़ रहती है कि अगर बच्चा क्रिकेट में जा रहा है तो वो कैसे आगे इन लीग्स तक पहुंच पाएगा। तो उसके लिए आप क्या अपने पास प्रोग्राम चलाते हो, ऐसा कि मतलब कि एक बच्चा जब आपके पास एडमिशन ले रहा है तो उसे वहां तक पहुंचाने के लिए क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज रहती है या आप वहां तक खिला पाते हो उन्हें? कहीं पर भी किसी भी बच्चे का सिलेक्शन जो है वो उस बच्चे की काबिलियत पर निर्भर करता है।
बिल्कुल। कोई भी कोच या कोई भी इंस्टीट्यूशन इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि वो उस बच्चे का सिलेक्शन उसने कराया है। हाँ, वो उसकी ट्रेनिंग में उसको जो नीड है उसकी ट्रेनिंग के लिए बेटर विकेट्स चाहिए, उसको बेटर बॉलर चाहिए, उसको टाइमली प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, उसको टाइमली कोच एकेडमी में अवेलेबल हों ताकि वो उनको प्रैक्टिस करा सकें। पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लेना हो तो कोच की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर्स के लिए कि वो उनको प्रैक्टिस करा सकें। तो इन सब चीज़ के जब प्लेयर करता है तो फिर वो उसके अलावा जो लीग्स के ट्रायल्स होते हैं या जो स्टेट के ट्रायल्स होते हैं, जैसे अगर किसी प्लेयर को अभी यूपी के लिए खेल रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए अगर खेलना है तो उसके लिए डिफरेंट एज ग्रुप है, जैसे अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 23 है एंड सीनियर्स में रणजी ट्रॉफी आ जाता है। सिमिलरली वुमेन्स में भी एज कैटेगरीज है, तो मैं भी मेंस की ही बात करूंगा। तो मेंस में किसी का एज अगर 14 साल से कम है, 14 ईयर से और से कोई अगर बच्चा कम है, तो उसको अपने एज ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने पड़ते हैं। ट्रायल से पहले उसको जो स्टेट का है वो फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, जो भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन होती है उसके पास। देन उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होने के बाद फिर उसका एक जोन लेवल पर ट्रायल होता है। देन जोन लेवल के ट्रायल होने के बाद फिर उनका फाइनल सिलेक्शन के लिए कानपुर, जो कि कमला क्लब हमारा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मेन हेड ऑफिस है, जहाँ उनका फन ग्राउंड है, वहाँ पर उनके ट्रायल्स होते हैं। एंड लीग्स की बात करें तो अभी बीसीसीआई ने जितने भी उनके एसोसिएट स्टेट्स हैं उन सभी को मेजरली परमिशन किया हुआ है कि वो अपने स्टेट में आईपीएल की तरह सिंगल लीग कराएं। सो प्रोसेस सेम ही रहता है कि जो प्लेयर ऑलरेडी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो या वो जो टीम्स होती हैं उनमें फ्रेंचाइजीज होती है, वो अपने सेपरेट ट्रायल्स कराती हैं, तो उसके थ्रू भी बच्चा वहां तक पहुंच सकता है। मतलब डोर्स बहुत सारे खुले हुए हैं आज की ऑप्शंस आज की डेट में बहुत सारे खुले हुए हैं, बट जो कंडीशन है वो मेजरली यही है कि आपको अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है गेम इंप्रूव करना ही होता है प्लेयर। अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने गेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो लीग में करें या फिर अपनी स्टेट की जो जिस भी एज ग्रुप में आप खेलना चाहते हैं उसमें कर पाए। ओके। फैसिलिटीज और कोचिंग और ट्रेनिंग देना तो काम है कोचेज और अकेडमीज का। जो टैलेंट है टैलेंट ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टैलेंट होता है वो भी अगर सही तरीके से डिसिप्लिन हार्ड वर्क को फॉलो ना करे तो वो टैलेंट वेस्ट ही हो जाता है एक टाइम पे आके। ये सबसे बड़ा जो इशू रहा है वो यही रहा है प्लेयर्स की, कि प्लेयर्स को पता नहीं होता, कुछ प्लेयर्स को पता नहीं होता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कुछ प्लेयर्स को पता होता है कि वो टैलेंटेड है। तो अब यहाँ पर तीन चीजें होती है। कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है तो उसका पेरेंट्स जब एकेडमी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसका सक्सेस रेट कितना हायर है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मैं अक्सर हमारे पेरेंट्स को भी ये वाली बात बोलता हूँ, अपने यहाँ के जो कोचेज है उनको भी बोलता हूँ, जो हमारे प्लेयर्स ट्रेनीज है उनको भी बोलता हूँ। पहला प्लेयर जो है वो है पेरेंट्स। ठीक है, अभी कोई प्लेयर है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो टैलेंटेड भी है, अगर उसके पेरेंट्स की इच्छा है कि वो क्रिकेटर बने और प्लेयर बनना नहीं चाहता है, कोच भी चाहता है कि वो बने, तो भी वो बच्चा क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की इंटेंशन नहीं है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बच्चा अगर फोर्सफुली बोलता है तो एडमिशन तो एकेडमी में करवा देते हैं, कोच भी मेहनत करता है, बट उसमें कोच की मेहनत और प्लेयर्स के एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं पूरे, क्योंकि उनके पेरेंट्स की इंटेंशन नहीं है। सेकंड सिनेरियो में होता ये है कि अगर पेरेंट्स की इंटेंशन है और अगर प्लेयर की इंटेंशन नहीं है, कोच का तो कहाँ प्रैक्टिस करा रहा है, वो तो प्रैक्टिस कर उसके यहाँ जो भी आएगा वो उसको प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे। बट अगर पेरेंट्स की इंटेंशन है और प्लेयर की नहीं है तो भी प्लेयर नहीं बन पाएगा। सेकंड थिंग इज कि प्लेयर भी टैलेंटेड है और पेरेंट्स की भी इंटेंशन है और कोच मेहनती नहीं है, तो भी बच्चा प्लेयर नहीं बन पाएगा। तो तीनों ये बहुत अहम प्लेयर है। इन तीनों प्लेयर्स पे जब कोई भी 100% एफर्ट्स रहता है तभी वो प्लेयर सक्सेस अचीव कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो हमने बात करी अभी एकेडमी की, और एकेडमी आप चला रहे हो ऑलरेडी और काफी सक्सेसफुल चला रहे हो, इस तरह से आपने कहा है कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं रेगुलर। अब हम बात करते हैं कि जब आप एकेडमी चला रहे हैं तो ऐसा क्या मतलब कनेक्शंस बने या नेटवर्क बने कि आप स्पोर्ट्स इवेंट में थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे? ऐसा क्या था वो टर्निंग पॉइंट के अच्छा ठीक है इधर भी देखते हैं, ये चीजें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 2006 में मैंने अपना एज ए प्लेयर क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था। 2018 तक मैं एज ए प्लेयर ही मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। देन 2018 के बाद 19 से जब हमने एकेडमी स्टार्ट की तो उस समय जो भी प्लेयर्स हमारे साथ के थे या जो भी मेरे साथ के मेरे टीममेट्स थे या जो जिन्होंने मेरे साथ में इनके प्रैक्टिस किया है, वो ऑलमोस्ट आज की डेट में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और
बहुत सारे उसमें कोचेस भी हैं, बहुत सारे आज अच्छी क्रिकेट अकेडमीज को भी चला रहे हैं, तो रिलेशन मेरे तब से बहुत अच्छे रहे थे। एंड उसके बाद फिर क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स की ही नॉलेज स्टार्टिंग से अच्छी थी और मैं स्टार्टिंग से ही जब मैं खेलता भी था तो चीज़ें मैनेज बहुत अच्छे से कर पाता था, तो उसी को ध्यान में रख के फिर हम लोगों ने एक अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड की 2020-21 में। देन फिर हम लोगों ने स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इवेंट कराए भी एंड उनको अच्छे तरीके से सक्सेसफुली मैनेज भी किया है। तो बस वहीं से स्लोली एक्सपीरियंस गेन करके आज हम लोग 5 साल हो गए हैं हमें सक्सेसफुली हमारी कंपनी को चलाते हुए और हमारी एकेडमीज को चलाते हुए। ओके, अभी ना सब लोग जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, लीग्स होती हैं, आईपीएल होता है, अगर आप यूपी का देखोगे तो यूपी, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जो यूपी की लीग होती है, यूपी T20 यूपी प्रीमियर लीग। हाँ, यूपी T20 जो होती है हमारी, और उत्तराखंड की होती है, तमिलनाडु की काफी पहले से चल रही है। तो ये सब जो चीजें चल रही है, सबको लगता है कि बहुत, जब टीवी देखते हैं, बहुत पॉलिश, बहुत ग्लैमरस और ये सब चीजें होती हैं। आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो तब से, ठीक है? तो उसके पीछे के बिहाइंड द सीन्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है, वो बताओ थोड़ा। देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट का, चाहे वो लीग प्राइवेट लीग हो या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हो, इससे क्या यूपी T20 लीग होता है तो उसको उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो रन करता है। उत्तराखंड की लीग कोई सिंगल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन रन करते हैं, वो ऑलरेडी बीसीसीआई का एक पार्ट है, तो वो लोग रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो वहाँ पर लोगों की क्रेडिबिलिटी एसोसिएशन के होने से ज्यादा हो जाती है, लोगों को ज्यादा विश्वास रहता है ये इवेंट सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं उसको क्रिएट करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि प्लेयर्स, तो जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन सेकंड चीज होती है कि उसमें ऑनर्स या फ्रेंचाइजी को जो आइन करते हैं हम लोग, तो जिस ये लीग में जितने टीम्स होती है उतने ही उनके फ्रेंचाइजी ऑनर्स एंड को ऑनर्स होते हैं। देन फिर उसके बाद आती है ब्रॉडकास्टिंग की टीम, देन उसके बाद से प्रोडक्शन, तो ये बहुत सारी चीजें मिला के फिर देन हम लोग उस चीज को देख पाते हैं कि टीवी पर इतना अच्छा टेलीकास्ट हम लोग देख पाते हैं। उसके पीछे ऑलमोस्ट एक इवेंट में एटलीस्ट कम से कम तो 200 से 250 लोगों का एक क्रू होता है, उसके बाद ही हम उसको टीवी पे इतना एंजॉय ग्लैमरस जैसा भी आपने बोला तो बिल्कुल बात है कि इतना ग्लैमरस कैसे लग पा रहे हैं। उसके पीछे 250 से 300 लोगों की टीम होती है। करेक्ट, जो आप अभी जिसका पार्ट हो, जो आप अभी करते हो लीग से साथ। हाँ जी, उसी के बारे में ही मैंने। हाँ, करेक्ट। तो वहाँ आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि आपने लीग्स मैनेज करी है ऑलरेडी, तो कौन कौन सी लीग्स थी, कैसे स्टार्ट हुआ ये, कहाँ से, कौन सा पहला इवेंट था जहाँ से आपको लगा कि हाँ अब चलो ये स्टार्ट करते हैं? हमने 2021 T22 में हमारा फर्स्ट बड़ा इवेंट हम लोगों को मिला, जो कि एक दिल्ली की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है एंड उनका अपना चैनल भी है, स्पोर्ट्स चैनल भी है, पावर स्पोर्ट्स। तो पावर स्पोर्ट्स ने हमें इनवाइट किया एक इवेंट के लिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्टेड था। GPCL करके एक टूर्नामेंट हुआ था, तो ग्लोबल पावर क्रिकेट लीग, जिसकी डायरेक्टर या ओनर जो हमारे चीफ पावर स्पोर्ट्स की चीफ एडिटर और ऑनर क्रांति डी सुरेश मैम रही हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया और उसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि उसका कॉन्सेप्ट यही था कि उसमें उन्होंने 8 कंट्रीज़ का टीम लिया था, जिसमें जो हमारे NRIs हैं, जो बच्चे वहाँ से जाके फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और वो एज ए प्लेयर भी हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट करने का हमने काम किया। जैसा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का मोटो भी है, अतिथि देवो भव, तो उसी टैगलाइन के अंडर ही उन्होंने वो टूर्नामेंट कराया। तो इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से काफी हेल्प हुआ उसमें, और उसमें 8 कंट्रीज के, इसमें इंग्लैंड से, USA से, स्कॉटलैंड से, इंडिया से एंड श्रीलंका से, ऐसे 8 टीम्स पार्टिसिपेट किया एंड उसमें काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेले। मोर देन 25 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले थे, उसके मोर देन 25 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स इंडिया के रिप्रेजेंट किया था। सो बहुत अच्छा इवेंट रहा था वो, सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको पूरा मैनेज किया और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम ही लोगों ने ही मैनेज किया था उस टूर्नामेंट में। एंड उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे और भी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने मैनेज कर रहे हैं। राइट नाउ हम लोग अभी खुद का भी अपना एक लीग लॉन्च करने वाले हैं, वो दिस ईयर हम लोग लॉन्च कर देंगे, जो कि एक इंटरनेशनल लीग होगा, जैसे और प्राइवेट लीगर्स के लीग चल रहे हैं। तो उसी का सिमिलरली हम लोग अपना एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग अपना लीग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल। तो अगर कोई प्राइवेट लीग लॉन्च करना चाहता है, तो अब जैसे आप बता रहे थे कि मेजरली इंटरनेशनल नेशनल लीग सब BCCI के अंडर में आती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक 21 साल का लड़का है, अब वो सोच रहा है कि उसे एक लीग
लॉन्च करनी है तो क्या क्या चीज़ें उसे देखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या क्या स्टेप्स उसे लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, फ्रेंचाइज ओनर्स कैसे आएंगे, कहाँ से वो क्या कर सकता है, मतलब क्या होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह से स्टार्ट होता है? बीसीसीआई कोई भी लीजेंड्स लीग ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ओके। बीसीसीआई सिर्फ अपना आईपीएल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें मेंस और वुमेन्स दोनों है। मेंस के लिए आईपीएल है, वुमेन्स के लिए डब्ल्यूपीएल है, जो कि रिसेंटली अभी चल रहा है। वुमेन्स का आईपीएल जिसे हम बोल देते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई का अपना कोई भी ऐसा लीग नहीं है। बीसीसीआई ने बाकी अपने स्टेट को परमिशन दिया हुआ है कि आप अपने स्टेट में लीग कराइए, जिससे और भी टैलेंटेड जो बच्चे जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है और वो वास्तव में टैलेंटेड है, या आईपीएल टीम्स के जो फॉर्मर इंडिया प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनको स्काउट हेड बनाया गया है, टैलेंट स्काउट, वो लोग क्या करते हैं कि जो स्टेट का लीग होता है उसमें वो लोग विजिट करते हैं ड्यूरिंग द लीग। जो भी प्लेयर्स उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे अभी यूपी के सहारनपुर से एक प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है, 14 करोड़ रुपीज में सीएसके ने उनको खरीदा है। देन एक आगरा का एक प्लेयर अभी उसमें सेलेक्ट हुआ है, वो उन्होंने यूपी T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू स्टेट लेवल। तो वहीं से फ्रेंचाइजी स्काउट की उन पर निगाह गई, उन्होंने उनको पिक किया और रिजल्ट आपके सामने है कि राइट नाउ इस साल की सबसे हाईएस्ट उनका बिड हुआ है 14 CR का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन स्टेट्स के लिए भी, और बीसीसीआई को थैंक यू करना चाहिए स्टेट्स को भी और उन प्लेयर्स को भी कि जिन्हें एक सेपरेट प्लेटफॉर्म का पार्ट टू भी आईपीएल मिला और वो वहां से परफॉर्मेंस करके आईपीएल में 14 CR के आज वो सोल्ड आउट हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, और प्लेयर्स को, स्टेट एसोसिएशंस को, बीसीसीआई को थैंक यू करना चाहिए इस चीज़ के। बिल्कुल। अभी मेरा एक इसके अंदर क्वेश्चन वही है अभी के जैसे मुझे अगर स्टार्ट करनी है लीग तो मैं सबसे पहले क्या, जैसे मैंने बना दी कि मेरे को 10 टीम्स है मेरे पास, तो मैंने 10 टीम का स्ट्रक्चर रखा। उसके अलावा मैंने कहा कि इतने प्लेयर्स मुझे इसके लिए चाहिए, और क्या क्या चीज़ें होती है, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर लीग मेरे को स्टार्ट करनी है, किसी नए बंदे को स्टार्ट करनी है, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे वो चीज़? देखिए, कोई भी लीग या टूर्नामेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो मैंने फेस किया है पिछले, मैं बात करूं तो अपने एज ए प्रोफेशनल 8 ईयर्स का मेरा जो इवेंट का एक्सपीरियंस है, या फिर उससे पहले एज ए प्लेयर भी, तो फाइनेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास जितने फाइनेंस आपको लीग कराने के लिए चाहिए, अगर उतने आपके पास साधन है कि आप उतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं, या आपके पास सेल्फ इतना फंड खुद का है, तभी आप इवेंट सक्सेसफुल करा सकते हैं। आपके पास अगर एनफ फंड है या एनफ आपके पास फाइनेंस है, तो फिर सारी चीजें हैं बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इशू सबसे बड़ा आजकल लीग कराने का यही आता है कि लोगों के पास फंड्स होते नहीं हैं और लीग लॉन्च कर देते हैं, देन उसके बाद फिर जो टूर्नामेंट्स होते हैं बीच में ही इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिससे प्लेयर्स एंड जो इवेंट के साथ जो भी वेंडर्स जुड़े होते हैं उनका भी नाम खराब होता है, एंड इंडिया का तो नाम खराब होता ही होता है बेसिकली, इतने भी जो भी है इस तरीके की, उन चीज से बचना चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है सबसे पहले फंड रेजिंग करो, पेपर पे प्लान लिख लो, उसके बाद जो चीजें करनी है आगे फिर स्टार्ट करो। पेपर पे प्लान लिखने से ज्यादा जरूरी फंड रेज करना है सबसे पहले। हाँ, बस फंड्स होंगे तो आप पेपर पे प्लान भी रेडी कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो फंड ही है। तो क्या तरीके हैं आज की डेट में किसी लीग के लिए किसी को फंड्स, अगर उसके पास खुद नहीं है तो वो कैसे ला सकता है फंड्स? देखिए, उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हो सकता है कि अगर आपकी लक अच्छा है तो आपको विद इन ईयर भी आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करें आपके टूर्नामेंट के लिए, और इसमें 1 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इतने टाइम में आप मार्केट में जाएंगे, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको एज सून एज आपको फंड रेज हो जाए। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और डिपेंड करता है कि आप मार्केट में या इन्वेस्टर्स के सामने अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ, उनका अगर प्रोजेक्ट ऐसा है कि फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट कर सकता है तो डेफिनेटली आपको आज नहीं कल तो कल नहीं परसों आपको 100% इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई कंपनी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी वगैरह आपको कर ही देंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट में जान नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आगे किस तरीके से आपको कोई फंड या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लोकल लीग्स, हमने अभी बात करी, लोकल लीग्स हो रही है, स्टेट की लीग्स हो रही है, बहुत सारी लीग्स आ रही हैं और ब्रांड्स के पास बहुत अच्छा मौका है मार्केटिंग करने का कि उस इवेंट के साथ जुड़ जाओ, उस इवेंट को स्पॉन्सर कर दो और फिर मार्केट करो उसके थ्रू। तो क्या लगता है आपको कि ब्रांड्स क्यों नहीं जुड़ती है आज की डेट में, या उन्हें अवेयरनेस नहीं है, या मतलब उन्हें लगता है एक्सपेंसिव है? क्या लगता है आपको, क्या इशू है आज के डेट में? जो स्मार्ट
मार्केटर्स हैं जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, इवेंट्स कंपनी आजकल क्या है, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स की मैं बात करूंगा, लाइक टाटा हो गए या फिर रिलायंस हो गए या फिर बिस्लरी हैं या जितने भी एटमबर्ग, इस टाइप के जो बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, उन लोगों का ऑलरेडी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज के साथ टाई अप रहता है और वो लोग उन्हीं के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं। एंड दूसरा क्या है कि जो छोटे लेवल पर ब्रांड्स होते हैं उनको इतना ट्रस्ट होता नहीं है टूर्नामेंट्स पे कि वो कंप्लीटली सक्सेसफुली हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जो डिलीवरीज होती है आज जो भी टूर्नामेंट ब्रांड्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया है कि वो डिलीवरीज जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो कुछ छोटे ब्रांड्स में ये भी एक फोबिया रहता है कि वो डिलीवरीज जो हमें दे रहे हैं वो 100% सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे इस टाइप से रीजन होते हैं कि जो ब्रांड बचते भी हैं, बट ब्रांड्स को ये करना चाहिए। अगर आप मार्केट में दिखेंगे नहीं तो फिर बिकेंगे भी नहीं। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खुल रही है लोकल लीग्स के साथ और जो स्टेट लीग्स हो रही है उसके साथ। देखिए, अब कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो उसका मार्केटिंग बजट भी जाहिर सी बात है कम ही रहता है। अब उसका मार्केटिंग बजट साल का अगर 50 लाख रुपए है किसी ब्रांड का, तो वो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसके लिए बेटर है कि वो जो स्टेट्स की लीग होती है, वो भी आजकल स्टेट्स की लीग भी बड़ी ही नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट हो रही है। जैसे यूपी की लीग होती है, जियो पे जाती है, उत्तराखंड की लीग सोनी पर और फैनकोड पर लाइव होती है, इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव चलते हैं। तो छोटे ब्रांड या जो भी न्यूली लॉन्च हुए हैं ब्रांड, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल टीवी पे वो अपने ब्रांड को शोकेस करें इन लीग के साथ या उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लोगों के लिए, करना चाहिए उनको जो भी ब्रांड्स है। और ब्रांड्स को ऐसा क्या देखना चाहिए उन लीग्स में कि वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि उनका पैसा वेस्ट नहीं होगा? ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जो उन्हें देखनी चाहिए लीग्स सेलेक्ट करने से पहले कि यहाँ मार्केट करना है? देखिए, कोई भी अगर लीग किसी नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या किसी नेशनल टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये तो उनके लिए टिल द एंड अगर हम बात करें तो बेनिफिट रहने वाला ही रहता है, 100% बेनिफिट रहने वाला होता है। तो उतना तो उनको करना ही चाहिए। अभी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अगर हम लोग जाएंगे कि ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स कितने आ रहे हैं, तो हर मैच में पूरा ग्राउंड फिल होना भी आज की डेट में क्रिकेट बहुत ज्यादा होने लगा है। इतना क्रिकेट होने लगा है कि हर डेली कोई ना कोई मैच लाइव टेलीकास्ट टीवी पे रहता ही रहता है। तो मेजरली जो ऑडियंस है वो फोन में या अपने लैपटॉप में घर में टीवी पर ही देखती है। तो मेजरली ब्रांड्स को ये सोचना चाहिए कि अगर ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स कम भी आ रहे हैं तो विजिबिलिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत ज्यादा है। तो इनको उस प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते ही अपने ब्रांड्स को टीम के साथ जोड़ना चाहिए और लीग के साथ जोड़ना चाहिए। ओके, अब हम एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि अब लीग और ब्रांड्स, जब ब्रांड्स लीग को देखते हैं, लीग ब्रांड्स को देखते हैं, तो एक कोई बंदा होना चाहिए कि जो दोनों चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम रखे कि अच्छा ठीक है कि यहाँ से भी कोई चीटिंग नहीं हो, यहाँ से भी कोई चीटिंग नहीं हो। तो आज की डेट में क्या ऐसे बिलीनियर्स हैं लोग? नहीं, बिल्कुल है। अभी मैं अपनी ही बात करूंगा कि हमारी ही कंपनी है सचवर्ड स्पोर्ट्स। ऑलरेडी हम लोगों ने 2026 चल रहा है तो 5 इयर्स ओल्ड हम लोगों का रजिस्ट्रेशन है। हम लोगों ने मार्केट में अभी तक जितने भी कमिटमेंट किए हैं तो वो 100% फुलफिल हुए हैं हमारे कमिटमेंट, चाहे वो हमारे प्लेयर्स को लेकर हो और चाहे वो हमारी स्पोर्ट्स मार्केटिंग को लेकर हो। अगर हमने किसी इवेंट में कोई ब्रांड्स की अगर हम लोगों ने डील क्लोज भी करवाई है तो हमारी तरफ से डिलीवरीज जो है वो 100% फुलफिल है। हम लोगों ने मार्केटिंग के क्षेत्र में इधर अगर ब्रांड्स की जो डील है हम लोग बहुत कम हम लोग इसलिए चूज ही है इस फील्ड में कि अगर हमें लगता है कि कोई भी लीग या कोई भी टूर्नामेंट उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो फिर हम वहाँ पर उस चीज में अपना इंटरेस्ट शो भी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि ब्रांड की तरफ से कि पेमेंट्स में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जो भी उनका डील क्लोज होने वाला है जिस भी अमाउंट में, तो भी हम वो डील क्लोज नहीं करते किसी एट एनी हाउ। तो जब हमें लगता है कि दोनों तरफ से ही चीजें इक्वल है, डिलीवरी भी फुलफिल रहेंगी एंड ब्रांड्स को भी बिना कमिटमेंट जो है फुलफिल करेंगे, तभी हम लोग वो डील क्लोज करवाते हैं। अदरवाइज हम लोग उस चीज को स्टॉप कर देते हैं, होल्ड पर होते हैं। ओके, मतलब ज्यादातर ब्रांड्स को एक मिडलमैन चूज करना चाहिए डायरेक्टली लीग से बात करने की जगह, या क्योंकि ताकि वो सेफ हैंड्स में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ब्रांड को कैसे डील करना है ये नहीं पता होता है। ब्रांड्स को क्या डिलीवरी चाहिए ब्रांड को पता नहीं होता है। बस ब्रांड को या जो ब्रांड ऑनर है उनको जानकारी बस इतना होता है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है तो हमारा ब्रांड अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए। अब उसको क्या प्रोसेस है डिस्प्ले करने में, उसको उनका ब्रांड की विजिबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ये उस जो भी मार्केटिंग कंपनी है या जो भी स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनको ज्यादा बेटर इस चीज का आइडिया रहता है। तो इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा
बढ़ जाती है कंपेयर टू इंडिविजुअल कोई ब्रांड अप्रोच करे अगर किसी टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। ओके, अभी हम वापस अकेडमीज पे आते हैं। 2006 जब आप खेलना स्टार्ट करा था, तब जेंडर रेशियो क्रिकेट में बॉयज और गर्ल्स का, मेल फीमेल्स का, और अभी इंडिया वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 2017 में आई थिंक सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और फाइनल खेला था शायद, फाइनल सेमीफाइनल कुछ, अभी लास्ट जो खेला था वो सेमीफाइनल या फाइनल खेला। इंडिया ने वर्ल्ड कप विन किया है वो अभी नहीं, जब उससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था। मुझे इतना थोड़ा सा ध्यान नहीं। हाँ, मतलब वो सेमीफाइनल या फाइनल खेली थी विमेंस टीम, जब काफी अच्छा वेलकम हुआ था इंडिया में उनका। उसके बाद अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो आपको क्या विजिबल हो रहा है वो कि मतलब जेंडर रेशियो बढ़ रहा है थोड़ा क्रिकेट में? और बीच में बीसीसीआई ने एक काम और करा था कि पे पैरिटी, वुमेन्स और मेंस का जो पे स्केल है वो सेम कर दिया था हर फॉर द सारे मैचेस के लिए, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे। तो इसकी वजह से जो स्टेप्स लिए गए हैं, इसकी वजह से आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है कि लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं आज की डेट में क्रिकेट में। देखिए कोई भी इस तरीके के इवेंट में, चाहे आप मेंस में हो या वुमेन में हो, अगर उस कंट्री का टीम उस चीज उसमें अगर जीत फाइनल में जीतती है, और वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो 4 साल में एक बार होता है, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ता ही है इस चीज का। तो इससे मोटिवेशन भी बढ़ता है, चाहे वो पेरेंट्स लेवल पर हो या वो एज ए प्लेयर्स लेवल पर हो। उससे मोटिवेशन के साथ साथ लोगों में कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट में भी जो ऊपर हायर अथॉरिटीज है वो भी ध्यान दे रही है। तो हमारे बीसीसीआई ने और जो आईसीसी, अभी राइट नाउ बीसीसीआई के जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे हमारे मिस्टर जय शाह जी, उन्होंने अभी वो आईसीसी में चेयरमैन हैं। तो जब वो बीसीसीआई में थे तो उन्होंने एक लॉ पास किया था कि हमारे यहाँ मेंस और वुमेन्स की जो सैलरीज हैं वो इक्वली रहेंगी। करेक्ट। सो उसके बाद उन्होंने फिर काफ़ी सारे और भी डोमेस्टिक लेवल पर भी उन्होंने सैलरीज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया था, जिससे वुमेन्स में भी काफ़ी उनको मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस भी आया, और उनसे कोई भी अगर वुमेन्स प्लेयर जब खेल रही होती है तो या मेंस खेल रहा होता है, तो उसके साथ उनकी फैमिलीज के भी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है। बिल्कुल। तो जब वो खेलते हैं तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जब उसमें बढ़ोतरी होती है किसी तरीके से, तो जो फैमिली उनके थ्रू जुड़ी हुई है, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई प्लेयर्स हमारा बेटी या बेटा खेल रहा है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। और भी लोग जो होते हैं उनको भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम भी अगर हमारी बेटी या बेटा खेलेगा तो वो भी एक लेवल पे जाने के बाद इतना अच्छा उनका फ्यूचर हो सकता है। तो ये लोगों में सोच बदली है पिछले 2 या 3 साल में हम बात करें तो, और ये देखने को भी मिलता है। पहले जहाँ अगर किसी एकेडमी में अगर 100 बच्चे हैं, पहली बात तो 100 बच्चे बहुत बड़ी एकेडमी में भी होते हैं, छोटी एकेडमी में इतने बच्चे होते नहीं हैं, तो उसमें से 2 या 3 मैक्सिमम 5 गर्ल्स प्रैक्टिस किया करती थी। बट राइट नाउ की सिचुएशन में क्या है कि अगर किसी एकेडमी में 50 बच्चे भी हैं तो वहाँ भी ऑलमोस्ट लगभग मोर देन 10 गर्ल प्रैक्टिस कर रही है। तो रेशियो बढ़ा है काफी, डेफिनेटली फर्क पड़ा है इस चीज का, जो भी इनिशिएटिव बीसीसीआई ने लिए हैं, और उस चीज का काफी ज्यादा फर्क इस चीज पर पड़ा है कि गर्ल्स काफी ज्यादा अपने आप को मतलब मोटिवेटेड महसूस कर रही है इस चीज से। करेक्ट। अभी हम एक और पॉइंट पे आएंगे। जैसे आजकल क्रिकेट तो ऑलरेडी चल रहा है, आजकल इंडोर वो बॉक्स क्रिकेट जो होता है, टर्फ क्रिकेट जो होता है, उसका भी बहुत ज्यादा फैशन आ गया है, लोग बहुत खेल रहे हैं उसे। जैसे जो ग्राउंड में जाके नहीं खेल पाते हैं वो अभी उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपका क्या व्यू है अभी? बॉक्स क्रिकेट एक एंजॉयमेंट के पर्पज से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको जो लोग ग्राउंड में नहीं जा सकते, जिनके पास टाइमिंग का इशू रहता है, एंड सेकंड थिंग इज कि शहर में इतने बड़े ग्राउंड उनकी पॉसिबिलिटीज होना बहुत ना के बराबर है, चाहे वो कोई सा भी छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी एक तरीके से इंट्रोड्यूस की है, ये बॉक्स क्रिकेट के नाम से। तो वहाँ पर लोग अपना एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, और एज ए कमर्शियल अगर बात करें तो कमर्शियल के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी चीज है, बट वहाँ से एज ए प्रोफेशनल अगर आप सोचेंगे वहाँ से कोई करियर एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आप बना सकते हैं या तैयार हो सकते हैं, तो वो नामुमकिन जैसी चीज है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज अभी स्टार्ट हुई है, इंडिया ISPL करके स्टार्ट हुआ है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। उसके अंदर वो टेप बॉल, टेनिस बॉल, कोई गेम अभी लोगों ने स्टार्ट करा है जिसकी उसकी लीग हो रही है। तो उसका कुछ प्रोफेशनल लेवल पे अभी कुछ स्कोप दिख रहा है आपको, मतलब किस तरह से जाने वाला है वो?
क्योंकि उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार, इन लोगों ने ये सब इन्वेस्ट भी करा है। और आईएसपीएल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, बट एज ए स्पोर्ट्स इवेंट अगर मैं मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट हुई हैं यहाँ पर। ऐसा मैंने भी सुनने में आया था कि कुछ प्लेयर्सों का सिलेक्शन स्टेट लेवल पर वहाँ से शायद हुआ है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में कि हुआ है या नहीं हुआ है, बट सुनने में ऐसा आया था कि कुछ प्लेयर्स का हुआ है। बट अगर सिमिलरली अगर एज ए इवेंट देखा जाए तो सभी लोग इंडिया में जो है प्रोफेशनल हार्डबॉल से नहीं खेलते हैं। ज़्यादातर लोग जो है स्पोर्ट्स को एज ए एंटरटेनमेंट की तरह जो यूज़ करते हैं टेनिस बॉल से या टेप बॉल से, उन लोगों के लिए भी एक आईएसपीएल ने अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि उन लोगों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जैसा कि वो लोग सोचते हैं, देखते हैं कि टीवी पर इंडिया का मैच चल रहा है या आईपीएल का मैच चल रहा है। सिमिलर टू एक स्पोर्ट्स इवेंट आईएसपीएल ने उनको बना के दिया कि भाई आप भी अगर आप टेनिस बॉल खेल रहे हो और अच्छे हो तो आप भी अपने आप को लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हो, अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर सकते हो और कुछ इनकम भी अर्न कर सकते हो साथ साथ। इनकम भी उस आईएसपीएल में अच्छा लोग जो लोग सिलेक्शन जा रहे हैं टीम में अच्छी उनको सैलरीज वगैरह मिल रही हैं। इस बार उन्होंने शायद मैन ऑफ द सीरीज में उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए पोर्शे की कार भी उन्होंने इस बार एज ए उनको देने के लिए रखा गया है कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा उसको पोर्शे की जो कार है वो गिफ्ट की जाएगी। अभी हम वापस आपके उस पे आते हैं करियर पे कि जब आपने स्टार्ट करा था और अभी जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो क्या होता है कि कोई भी अकेला तो चलता नहीं है जिंदगी में, तो कैसे सपोर्ट मिला फैमिली से, पार्टनर से, फ्रेंड से, कैसे सपोर्ट मिला, किसने ज्यादा सपोर्ट करा, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े, वो थोड़ा बताइए। देखिए सपोर्ट तो सभी करते भी हैं और सभी नहीं भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही तो यही है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है। देखिए कोई भी पेरेंट्स हो वो तो अपने बच्चे को सपोर्ट करते ही करते हैं, तो उनको तो आप इस चीज़ से नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होगा। हमेशा ही पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, चाहे बच्चा सक्सेस हो या अनसक्सेसफुल हो। सेकंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा चल रहा है। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव वे में चल रहा है, आप कीन हो किसी चीज़ को करने के लिए और आप उसको अगर रेगुलर करते हो तो आप 5 ईयर्स तक करते हो या 10 ईयर्स तक करते हो, तो चीज़ें फिर आपके लिए जो है पॉजिटिव होने लगती हैं। बट आपको एक टारगेट बना के या आपको एक अपना जो भी आप जिस चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो उस चीज़ के रास्ते पे आपको खुद अकेले ही चलना पड़े। सिर्फ लोग आपको झूठा दिलासा देने के लिए आपके साथ रह सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आप जब चलेंगे तो जब आप सक्सेस होने लगेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे आना चालू कर देते। उससे पहले आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। उस अकेले में आप निडर होकर चलेंगे तभी सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, तो इतनी सीरियस बात के बाद हम थोड़ा लाइटर उस पे आते हैं। हमारे गेम सेक्शन है, ठीक है, उसमें मैं आपसे कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आपको वो पूरे करने हैं सेंटेंसेस। डिसिप्लिन के बिना डैश काम नहीं करता, जो भी मन में आ रहा है। मैं इसको अलग बोल सकता हूँ। ठीक, करेक्ट। डिसिप्लिन के बिना रख काम नहीं करता, बिल्कुल। टीम बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा है डैश। सेल्फ बिलीव, मैं इसको सेल्फ बिलीव से कंपेयर करूंगा इस चीज को। ओके। यंग टैलेंट सबसे पहले डैश को अंडर एस्टिमेट करता है। कोचेस को। ओके। लीडरशिप का रियल टेस्ट होता है जब डैश। जब लीडर के पास वन वर्ड करना है, कैसे सेंटेंस पूरा करना है आपको। जब एक अच्छे लीडर के पास अच्छे एम्प्लॉई या उसके साथी नहीं होते हैं तो वो सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है उस लीडर के लिए। करेक्ट। अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट वाला सेगमेंट है इसके अंदर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का आपको 2-3 लाइनों में आंसर देना है बेसिकली। पहले 2015-10 से पहले स्पोर्ट्स एजुकेशन इंडस्ट्री में मार्केटिंग का क्या रोल था। नहीं, 2015-16 में बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में मार्केटिंग का रोल ना के बराबर ही था। ये पिछले अगर मैं बात करूँ तो 4-5 साल से ही मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी आई हैं और लोगों ने देखा भी है, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट भी नहीं होते थे। ये डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स इवेंट या की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट इवेंट्स की ज़्यादा है तो फिर कंपनी भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगी। जब ज़्यादा कंपनी इंट्रोड्यूस होंगी तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी इस चीज़ के बारे में। करेक्ट। स्पोर्ट्स एकेडमी को कैसे मार्केट करना चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमी को मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो आपके जो प्लेयर्स हैं
जो ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं सबसे तो अच्छा वही मार्केट कर सकते हैं। बट बाकी तो जैसे देखिए स्पोर्ट्स अकेडमी भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह ही है, बिल्कुल। कोई डिफरेंस उसमें या है नहीं, क्योंकि एजुकेटर्स वहाँ भी हैं, ट्रेनीज वहाँ भी हैं। तो जो भी आजकल मॉडर्न एरा में जितने भी तरीके हैं उनको मार्केट करने के लिए, चाहे वो मार्केटिंग फर्म्स के द्वारा हों या फिर मेटा एड्स के द्वारा हों या फिर खुद से जितना आप मार्केटिंग कर सकें, तो जो नॉर्मल वे हैं इनको मार्केट करने के लिए वही एप्लीकेबल है एकेडमीज के लिए भी। ओके। अभी अगर आपको जो 2005-6 में जिसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था, एक बच्चे उसे कुछ एडवाइस देनी है तो क्या दोगे? मैंने बताया ना कि मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर पेरेंट्स और बच्चा और कोच तीनों ही चाहते हैं कि जो भी टैलेंट है वो सोगे सो अच्छे लेवल पर या किसी भी लेवल पर, या अगर किसी लेवल पर नहीं भी पूछ पाता है तो एटलीस्ट क्रिकेटर या अच्छा इंसान तो बने हो। सो तीनों की सेम अप्रोच, तीनों की पॉजिटिव अप्रोच, तीनों का हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। सेम पेरेंट्स का भी, प्लेयर का भी एंड कोच का भी। तो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस यही है कि तीनों भी अगर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ही चीज़ें उस मुकाम तक पहुँचेंगी या उस रिजल्ट तक आ पाएँगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, अगर तीनों में से एक भी लैग करेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो टैलेंट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचे। चलिए फिर इसी बात पे हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।